हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया मजेदार एनिम और मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है हजारों साल पहले ताओ के महान खजानों में से एक हेवेनली इनवर्स पर्ल एक्सीडेंटली कहीं गायब हो गया। अफवाह ये भी थी कि उसको सुजाकू एम्पायर के एक ताकतवर आदमी ने चुरा लिया है। लोगों का मानना था जिसके भी पास वो पर्ल होगा वो फेरी किंगडम में कभी भी आ जा सकता है। इसीलिए उस पर्ल को हासिल करने के लिए हजारों लोगों ने युद्ध किया, लेकिन किसी के भी हाथ वो ना लग सका। इसके बाद हमें हजारों साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ तीन इमोर्टल्स मिलकर एक आदमी पर हमला कर रहे थे। वो आदमी हेवेनली इनवर्स पर्ल को चुरा कर ले जा रहा था। उस आदमी का नाम सीटू नान होता है। ओल्ड मैन उसे कहता है कि हमें वो पर्ल वापस लौटा दो, वैसे भी तुम हम तीनों से बचकर यहाँ से कभी नहीं भाग पाओगे। ये सुनकर सीटू नान कहता है अगर आप तीनों में इतनी ताकत है तो आप मुझसे वो पर्ल छीन कर दिखाइए। उसकी ये बात सुनकर वो तीनों इमोर्टल्स गुस्से में आ जाते हैं और वो अपनी डिवाइन मार्शल सोल को समन करते हैं। सीटू नान अपनी पूरी ताकत के साथ उनकी मार्शल सोल पर हमला करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो अपने ही अटैक से इंजर्ड होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इसके बाद भी सीटू नान हार नहीं मानता। वो खड़ा होता है और कहता है कि ये बिल्कुल मत समझना कि मैं हार गया हूँ। मैं सुजाकू एम्पायर की दूसरी पीढ़ी से हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तभी एक लेडी उससे कहती है कि हमें वो पर्ल वापस लौटा दो, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तभी सीटू नान कहता है मुझे किसी की खैरात में दी गई जिंदगी नहीं जीनी, इससे बेहतर होगा कि मैं यहीं पर मर जाऊं। इसके बाद सीटू नान अपनी डिवाइन फायर फिनिक्स को समन करता है तो वो लेडी अपने स्नेक मार्शल सोल को भेजती है, लेकिन सीटू नान के फोनिक्स के सामने वो नहीं टिक पाता। ये देखकर वो दूसरा इमोर्टल अपने टाइगर मार्शल सोल को समन करता है, लेकिन अभी भी सीटू नान का फायर फोनिक्स उन दोनों की मार्शल सोल पर भारी पड़ रहा था। लेकिन अचानक ही लेडी की स्नेक मार्शल सोल उसके फायर फोनिक्स को जकड़ लेती है, जिसका फायदा उठाकर टाइगर उसे खत्म कर देता है, जिसकी वजह से सीटू नान काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर वो तीनों इमोर्टल्स सीटू नान पर एक साथ हमला करके उस हेवेनली इनवर्स पर्ल को वापस छीन लेते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर कुछ ऐसा होता है कि वो ओल्ड मैन काफी हैरान हो जाते हैं। सीटू नान जिसे तीनों इमोर्टल्स का हमला लग रहा था वो दर्द में कराहने के बजाय जोर जोर से हंस रहा था। तभी सीटू नान अपनी लास्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसको देखकर वो ओल्ड मैन कहता है ये तो डेथ फिंगर है। उसके इतना कहते ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से आसपास की सारी चट्टानें टूटने लगती हैं। वो तीनों इमोर्टल्स मिलकर हेवेनली इनवर्स पर्ल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पर्ल के पास पहुंचने से पहले ही सीटू नान अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पर्ल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक सतरंगी रोशनी हेवन से निकलकर सीधा जमीन के पहाड़ों में जा गिरती है। तभी नरेटर कहता है भले ही किसी का शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। इसके बाद हमें कई सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहां हमारा हीरो जंगल में घूमते हुए एक किताब पढ़ रहा था। हमारे हीरो का नाम वांगलिंग है, जो कि एक छोटे से गांव का एक बहुत ही आम लड़का है। वो अपने दादा के साथ लकड़ियों को तराश कर मूर्तियां बनाने का काम करता है। उसके दादा उसे बताते हैं कि हमारी मूर्तियां यहाँ के 8 गांव में बहुत ज्यादा मशहूर हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी ज्यादा बेहतर कारीगर बनो। यहाँ पर ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी एक मोटा सा आदमी काफी सारे लोगों के साथ उनकी दुकान में घुस आता है और वो लोग वहाँ तोड़फोड़ करके उनके पैसे निकाल लेते हैं। ये सब देखकर वांगलिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे रोक देते हैं। वांगलिंग का ग्रैंडफादर मोटे आदमी से कहता है हम तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा देंगे, वैसे भी हमने तुमसे ज्यादा कर्ज नहीं लिया है, हमें बस कुछ और दिनों की मोहलत दो, मैं तुम्हारा सारा पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। ये पैसा हमारे बेटे वांगलिंग की एंट्रेंस एग्जाम फीस है, कृपया इसे मत लेकर जाओ। लेकिन वो मोटा आदमी किसी की बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैं अगले महीने फिर आऊंगा, पैसा तैयार रखना। तभी वांगलिंग की मदर उससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज हमारी बात मान लो, तुमने हमसे पहले ही वो सब ले लिया है जो तुम ले सकते थे, ये हमारे बेटे के फ्यूचर का सवाल है, कृपया हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। लेकिन वो मोटा आदमी उन लोगों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। वांगलिंग अपने दोनों पेरेंट्स को उठाता है और कहता है कि आपको इनके सामने झुकने की जरूरत नहीं है, मैं एक और साल इंतजार कर सकता हूँ। इसके बाद वांगलिंग अपने दोनों पेरेंट्स को उदास देखकर काफी ज्यादा निराश होता है। तभी वहां पर एक और आदमी आता है, जिसको देखकर वांगलिंग कहता है फोर्थ अंकल आप यहाँ कैसे। तभी वो आदमी बिखरा हुआ सामान देखकर कहता है
वो लोग यहाँ फिर से आए थे, है ना? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस बार यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। जाओ एम्पायर हैंग्यू एम्पायर के सभी छोटे मोटे कल्टीवेटर्स को अकेडमी में एडमिशन का मौका दे रहा है। उसके लिए तुम्हें सिर्फ उनका एक छोटा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है। अगर तुमने उसे पार कर लिया तो बिना फीस के तुम्हारा वहाँ एडमिशन हो जाएगा, और अगर तुम वहाँ ट्रेनिंग करोगे तो डेफिनेटली तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि वो लोग तुम्हें दोबारा धमकाने की कोशिश नहीं करेंगे। फोर्थ अंकल की ये बात सुनकर वांगलिंग के ग्रैंडफादर निराश होते हुए कहते हैं, जाओ एम्पायर में कल्टीवेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग कराई जाती है, लेकिन मैं तो अपने वांगलिंग को किसी नॉर्मल सी अकेडमी में भेजना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें भी पता है कल्टीवेशन ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होती है, उसमें जान जाने का भी काफी ज्यादा खतरा रहता है। हमने हमेशा लकड़ी की नक्काशी की है और मुझे लगा था कि मेरा बेटा भी वही करेगा। मैं अपने बेटे की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालूंगा, इसलिए मैं उसको अगले साल किसी नॉर्मल सी अकेडमी में ही भेजूंगा। अपने घर की कंडीशन को देखकर वांगलिंग अपने पेरेंट्स के सामने घुटनों पर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। आपने मेरे लिए ही उन आदमियों से कर्जा लिया था, पर अब मैं आप पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहता। मैं फोर्थ अंकल की बताई हुई अकेडमी में जाकर कड़ी मेहनत करूंगा और आपके पास जल्द ही लौट कर आऊंगा। प्लीज आप मुझे वहां जाने की परमिशन दें। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको उन लोगों के सामने झुका हुआ नहीं देख सकता। वांगलिंग की इन बातों को सुनकर फोर्थ अंकल उसके ग्रैंडफादर से कहते हैं कि आपको इसकी बात माननी चाहिए। वैसे भी अगर उसने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं किया तो वो वापस लौट आएगा। फोर्थ अंकल की ये बात सुनकर और वांगलिंग को इतना ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुआ देखकर उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वांगलिंग के पेरेंट्स उसको एंट्रेंस एग्जाम अकेडमी तक लेकर आते हैं। तभी वांगलिंग देखता है कि वहां पर उसके गांव के काफी सारे डिसाइपल्स मौजूद हैं। तभी उनमें से एक डिसाइपल वांगलिंग के पास आता है। ये वांगलिंग के बचपन का दोस्त यिंगची होता है। और तभी हम वहां पर एक और डिसाइपल को देखते हैं जो कि काफी रिच लग रहा था। उस डिसाइपल का नाम वांगजाओ होता है, जो कि वांगजियांग फैमिली का यंग मास्टर है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों का एग्जामिनर भी वहां पर आ जाता है, जिसको सभी एम्परर फू बोलकर ग्रीट करते हैं। तभी एम्परर फू वहां के एक एल्डर से पूछते हैं कि मुझे बताओ यहाँ से मेरे साथ एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन जाने वाला है। तो वो एल्डर एम्परर फू को बताते हैं कि वो तीनों डिसाइपल्स आपके पीछे खड़े हैं। तभी एम्परर फू उन तीनों को देखते हैं और वो अपने डिवाइन सॉर्ड को समन करते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि जल्दी से इनके ऊपर चढ़ जाओ। वांगलिंग अपने पेरेंट्स को अलविदा कहकर एम्परर जू के साथ वहां से निकल जाता है। जिसके बाद कुछ ही देर में वो लोग जियांग संग इमोर्टल अकेडमी पहुंच जाते हैं, जहां वांगलिंग देखता है कि काफी सारे डिसाइपल्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए वहां पर आए हुए थे। वांगलिंग कहता है यहाँ पर इतना कोहरा क्यों है? तो ये सुनकर वांगजाओ कहता है तुम लोग कितना बेवकूफ हो, इसे विंड हैंगिंग क्लाउड ट्रैकिंग कहते हैं। ये बाहर के लोगों को अकेडमी में घुसने से रोकने के लिए बनाया गया एक जाल है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ अकेडमी से 3 एल्डर आते हैं, जिनको देखकर सभी डिसाइपल्स उनको ग्रीट करते हैं। तभी एक एल्डर उनसे कहता है हमारी अकेडमी ऐसे ही किसी को भर्ती नहीं कर लेती। हमारी अकेडमी में एडमिशन पाने के लिए तुम लोगों को एक मुश्किल एग्जाम से गुजरना होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग तुम्हारे कल्टीवेशन स्टेटस को चेक करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो तुम लोग एग्जाम भी नहीं दे सकते। इसके बाद 2 एल्डर सभी डिसाइपल्स का कल्टीवेशन स्टेटस चेक करने लगते हैं, जिसमें वो बहुत से डिसाइपल्स को एग्जाम से बाहर कर देते हैं क्योंकि उनका कल्टीवेशन स्टेटस काफी लो होता है। इसके बाद वांगजाओ की बारी आती है। वांगजाओ का कल्टीवेशन स्टेटस वहां मौजूद सभी डिसाइपल्स में सबसे ज्यादा होता है। उसको देखकर एक एल्डर कहते हैं लगता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में भाई दाइक्सियो ने बताया था। एल्डर वांगजाओ को बाकी सभी डिसाइपल्स से अलग खड़ा करते हैं। तभी यिंगची उसे देखता है और इशारा करता है कि मैं भी जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। इसके बाद जैसे ही यिंगची की बारी आती है तो एल्डर उसे अपने पास खींच लेते हैं। इसके बाद यिंगची एल्डर को ग्रीट करता है। एल्डर यिंगची का पावर लेवल चेक करते हैं, जो कि एवरेज डिसाइपल से अच्छा होता है। तभी यिंगची एल्डर के हाथों में पैसे देता है और वो कहता है कि आपको पता है मुझे क्या चाहिए। एल्डर मुस्कुराते हैं और वो यिंगची को वांगजाओ के पास ही भेज देते हैं। इसके बाद वांगलिंग की बारी आती है। ग्रेट एल्डर खुद वांगलिंग का कल्टीवेशन चेक करते हैं, लेकिन उनको वांगलिंग के अंदर कुछ भी खास नहीं दिखता, तो वो वांगलिंग को एग्जाम से बाहर निकाल देते हैं। वांगलिंग काफी ज्यादा उदास होता है। वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है। वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन तभी वांगलिंग के दिमाग की बत्ती जलती है। वो खुश हो जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको पता है क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट कमेंट करना ताकि वीडियो की एंगेजमेंट बढ़े और मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आ पाऊँ।